बात नहीं। चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक ही मिनट में क्लास चेंज हो गया, ध्यान देंगे। इसका कुछ हम लोग डायग्राम देखते हैं और डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है मैग्नेटाइजेशन, और सिंगल टच मेथड है, डबल शायद हम ये बताए भी थे आपको पीछे कि मैग्नेटाइजेशन क्या है। तो आप किसी मैग्नेट से किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर दे रहे हैं, चुंबकित कर दे रहे हैं, हिंदी में उसको चुंबकित कहेंगे। तो कितने तरीके से कर सकते हैं? यहाँ 3 मेथड जनरली दिया हुआ है, सिंगल टच, डबल टच मेथड और इलेक्ट्रिकल मेथड। तो इलेक्ट्रिकल मेथड क्या है? सिंगल टच, तो नाम में सिंगल लग गया, मतलब एक वो मैग्नेट से एक बार टच करके उसको चुंबकित करेंगे। डबल टच है तो 2 मैग्नेट दोनों तरफ से लेकर टच करेंगे। और इलेक्ट्रिकल मेथड, तो इलेक्ट्रिकल मेथड में क्या होगा कि हमारे पास कोई आयरन है तो उसको कॉपर वायर से आप पहले लपेट दीजिए और एक पॉजिटिव टर्मिनल बनेगी, एक नेगेटिव, और किसी सर्किट से ऐड कर दीजिए। तो जब करंट इसके अंदर जाएगा, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जैसे आप पढ़े थे सोलिनॉइड, याद है, परिनालिका, तो रॉड पढ़े थे, तो भी क्या है, इस तरह का आप कह सकते हैं कि अस्थायी चुंबक है, क्योंकि जब करंट जाता है तब उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है, जब करंट बंद कर देते हैं तो चुंबकीय गुण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो यही है। तो देखिए पहले सिंगल टच देख लीजिए, ये सिंगल टच है, मैग्नेटाइजेशन हो गया। इसमें क्या है कि स्टील बार, अच्छा बार क्यों कह रहे हैं, तो आपको पढ़ाए हैं छड़ चुंबक, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड बार मैग्नेट। मतलब अगर कोई आयताकार रचना में रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बारही मैग्नेट बोलते हैं। तो देख सकते हैं कि ये कैसे मैग्नेटाइज किया जा रहा है। तो हमारे पास कोई मैग्नेट है, हम क्या कर रहे हैं? इस मैग्नेट को टच कर रहे हैं। तो जब मैग्नेट को टच कीजिएगा, एक चीज और, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, उधर साउथ पोल है, तो ध्यान देंगे जब मैग्नेट को रोटेट करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी लूप जैसा बनाता है, बंद परिपथ बनाता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन नहीं बताया गया, ये बताया गया है कि आउटवर्ड जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ से साउथ होता है। ये तो पढ़ भी चुके हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन कहाँ जा रहा है? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यही इसका रोटेशन होता है। तो इसको सिंगल टच कहा जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई एक मैग्नेट लेकर, जो आयरन है या जो भी जिसको मैग्नेटाइज करना है मैग्नेटाइज करते हैं, इसको डबल टच कहा जाता है। तो डबल टच में डबल डबल आदमी है ना जी, इसमें दो तरफ से मैग्नेट लेकर उसको मैग्नेटाइज किया जा रहा है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें उल्टा डायरेक्शन में करंट चलेगा। देखिए इसमें कैसे चलता है, इसमें नॉर्थ से साउथ चलना है तो कुछ इस तरीके से चलेगा, और इसमें कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है, क्योंकि दोनों का पोल अलग अलग है। अब ये भी सवाल है कि सर नॉर्थ के बगल में साउथ क्यों रखा गया है? अट्रैक्शन के लिए। अगर यहाँ भी साउथ कर दीजिएगा तो रिपल्शन हो जाएगा, तो मैग्नेटाइज करेगा नहीं, क्योंकि इसके मैग्नेटिक फील्ड को कर देगा, रिपेल कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा। तो याद रखेंगे डबल टच में हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग पोलैरिटी का 2 मैग्नेट एक साथ कांटेक्ट में रखते हैं वाला। कोई दिक्कत इसको समझने में? अब इलेक्ट्रिकल मेथड है, ये भी देख लीजिए। ये इलेक्ट्रिकल मेथड से हम लोग इसको अस्थायी चुंबक कहा जाता है। अस्थायी मतलब जब करंट रहेगा तभी चुंबकीय गुण रहेगा, जब करंट बंद कीजिएगा तो चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। तो इसमें देखिए एक आयरन नेल है जिसको आप कील कहते हैं, इसको हम लोग कॉपर वायर से बाइंडिंग कर दिए हैं और एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल बना लिए। अब इसमें जब करंट चलेगा तो ये मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। क्लियर है बालक? ये मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। करंट के डायरेक्शन को अगर कर ले लिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड ये थंब में बताएगा, फ्लेमिंग है राइट हैंड रूल से। तो इसमें क्या होगा कि जब इसमें करंट आप फ्लो करेंगे, क्योंकि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है, तो ये मैग्नेटिक
पोल जैसा बिहेव करेगा, जिसमें आप सकते हैं ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल। क्लियर है वाले? यहाँ भी वही चीज बताया गया है दोनों डायरेक्शन में। इसमें करंट अगर फ्लो करते हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और ये आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इसका एक और डायग्राम है, इसको भी देख सकते हैं। तो अब बताइए ये कौन सा मेथड है किसी को मैग्नेटाइज करने का? तो इलेक्ट्रिकल मेथड है। इसमें क्या होता है कि जितना देर के लिए आप करंट प्रवाह करते हैं उतना ही देर के लिए चुंबकीय गुण रहता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह आप रोक दीजिएगा, चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। लेकिन यह अचानक समाप्त नहीं होता है, धीरे धीरे समाप्त होता है। उदाहरणशीलता बताए थे, तो याद रखेंगे उदाहरणशीलता इसके अंदर भी होता है, धीरे धीरे समाप्त होता है वाला। देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बन रहा है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एक चीज और है, इसका पोलैरिटी चेंज कर दीजिएगा, प्लस माइनस चेंज कर दीजिएगा, फिर करंट उल्टा फ्लो होगा, और करंट उल्टा फ्लो होगा तब फिर आपका पोल चेंज हो जाएगा। जो नॉर्थ था साउथ हो जाएगा, जो साउथ था नॉर्थ। करंट उल्टा करेंगे तो क्या होगा, आपका मैग्नेट का पोल भी चेंज हो जाता है, नॉर्थ साउथ बन जाएगा साउथ। चलिए यही सब है वाला। ये भी एक डिजाइन है, ये भी देख लीजिए पैटर्न है कि करंट का फ्लो हो रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड जो होगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होगा, और इनसाइड जो होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये कब फ्लो होगा बालक, ये करंट फ्लो होगा तभी ये डायग्राम आप बना सकते हैं। इसमें कोई मैग्नेट नहीं रखा गया है बालक, ठीक है। देख लीजिए ये क्या है, तो कॉपर का वायर है जिसको बाइंडिंग किए हैं। और हम लोग पढ़े थे, याद होगा आपको, सोलिनॉइड, यही ना डायग्राम था जी। तो उसमें क्या था आपको बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड तो बना रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ बनाएगा, अंदर। क्यों? क्योंकि बाहर देखिए ना फील्ड लाइन बहुत कम है, और अंदर डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो अगर ये डायग्राम लिया जाए तो सबसे अधिक स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का कहाँ होगा, इनवर्ड के आउटवर्ड, इनवर्ड। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रबलता होता है बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? पैराग्राफ चेंज करके जहां तक हुआ है आगे हेडिंग दिया जाए, आपेक्षिक चुंबकशीलता। हेडिंग नहीं वाला, आपेक्षिक चुंबकशीलता। अब हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता भी पढ़े थे। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता में क्या पढ़े थे कि जब निर्वात से या वायु से किसी दूसरे माध्यम में हम आवेश को ले जाते हैं, तो चुंबकीय बल रेखा में जो परिवर्तन हमको दिख रहा था कि परमिटिविटी बढ़ गया या घट गया, तो जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, चुंबकशीलता। तो यही चीज किसके साथ लागू होगा, चुंबक के साथ भी लागू होगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे, तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा का तुलना किया जाएगा। तो लिखेंगे इसको इंग्लिश में रिलेटिव और नोटेशन क्या लिखा जाए बालक, तो वहां पर एप्सिलॉन आर होता था ना जी, तो यहाँ पर म्यू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। वहां पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर था, तो यहाँ पर म्यू नॉट और म्यू आर होगा। परिभाषित किया जाए, लिखेंगे किसी पदार्थ में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, किसी पदार्थ में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, किसी पदार्थ में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वेक्टर बी दे दीजिएगा, वेक्टर बी, तथा निर्वात या वायु में, तथा निर्वात या वायु में
चुंबकीय फ्लक्स घनत्व निर्वात या वायु में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ब्रैकेट में वेक्टर बी नॉट निर्वात या वायु में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वेक्टर बी नॉट के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहा जाता है। के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहा जाता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता कहा जाता है। तो ये बताइए इन दोनों में क्या अंतर है? तो आप कहेंगे कि सर एक निर्वात के लिए बात हो रहा है और एक किसके लिए? माध्यम के लिए। तो यहां पर अगर हमको फॉर्मूला बनाना हो आपेक्षिक चुंबकशीलता का, तो यहां लिखेंगे आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर, तो ये होगा वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी नॉट। तो अब इसको कितना लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं म्यू एच, इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू एच। सवाल ये है कि सर कहां से आ गया? तो आप पीछे जाकर देख लीजिए, हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में कि एच क्या था। कहाँ गए? पीछे थोड़ा सा आते हैं, देखिए यहीं पे देखा जाए कि जब b निकालिएगा तो ये क्या होगा? म्यू इंटू एच होगा। हम b ही ना निकाल रहे हैं तो b के लिए क्या होगा? म्यू इंटू एच। जब नॉट लगा दीजिएगा तो यहाँ भी क्या होगा? नॉट। तो बी नॉट इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट इंटू एच। तो याद रखेंगे कि इसमें एच में क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्षेत्र का तीव्रता है, ठीक है। इसमें केवल बदलता है क्योंकि ये माध्यम के बारे में बताता है वाला। तो यहाँ पर इसको अगर हटाना हो तो b को हटाना है तो म्यू इंटू एच, बी नॉट को हटाना है तो म्यू नॉट इंटू एच। ये दोनों कैंसिल कर दीजिए तो ये कितना है? म्यू अपॉन म्यू नॉट। क्लियर है बालक? अब ये दोनों परिभाषा हो गया, दोनों फॉर्मूला हो गया आपके लिए। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। अब देखिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि म्यू आर क्या है? तो म्यू आर है म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो अगर म्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग विद्युतशीलता में भी पढ़े थे। विद्युतशीलता में क्या पढ़े थे? तो पढ़े थे कि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये माध्यम का विद्युतशीलता था, तो ये माध्यम का चुंबकशीलता हो जाएगा। ये निर्वात या वायु का विद्युतशीलता था, तो ये निर्वात या वायु का चुंबकशीलता हो जाएगा। ये आपका आपेक्षिक विद्युतशीलता था, तो ये क्या है? आपेक्षिक चुंबकशीलता। अंतर समझ में आ रहा है सब? लिख लीजिए इसको कंप्लीट, लिखेंगे। तो यही आपका आपेक्षिक चुंबकशीलता है। इसका मतलब ये है कि निर्वात से किसी माध्यम में हम तुलना करते हैं कि निर्वात में चुंबकशीलता इतना था, तो माध्यम में लेके आए तो चुंबकशीलता कितना होगा। हो गया बालक? अब हमको ये बताइए कि आपेक्षिक चुंबकशीलता का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र क्या होगा? क्या हो सकता है? बीमाहीन आप कहेंगे कि सर ये समान प्रकार के राशियों का अनुपात है। ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी म्यू है, ये भी म्यू नॉट है। तो दोनों का तय हो गए, इसका टेस्ला कैंसिल 1। तो याद रखेंगे आपेक्षिक चुंबकशीलता। अच्छा, आपेक्षिक विद्युतशीलता का था? कुछ नहीं था, ठीक है। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता का होगा? नहीं होगा। क्यों? एक ही प्रकार के राशियों का अनुपात हमेशा मात्रकहीन और विमीयहीन होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, नोट में लिखेंगे आपेक्षिक चुंबकशीलता एक मात्रकहीन
एक मात्रकहीन एवं बीमाहीन राशि है, मात्रकहीन एवं बीमाहीन राशि है, मात्रकहीन एवं बीमाहीन राशि है। हो गया बालक? चलिए अगले नोट में लिखेंगे आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान, आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान, आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान सदैव, सदैव मतलब हमेशा, सदैव धनात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है। अब देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ पे और 2-3 नोट लिखवाएंगे तो याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं चुंबकीय पदार्थ के बारे में। तो चुंबकीय पदार्थ 3 तरह का होता है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। ये तीनों से चुंबक बनाया जाता है। तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित विद्युतशीलता कितना होगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए आपका अपेक्षित विद्युतशीलता कितना होगा, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए आपका अपेक्षित विद्युतशीलता कितना होगा, बताइए। तो पहले डायग्राम के माध्यम से समझा जाए, देखा जाए कौन है सर, किसको हम क्या बोलेंगे। तो देखते हैं इसमें, देखिए मैग्नेटिक मटेरियल है चुंबकीय पदार्थ। इस समझने के लिए आगे आपको लिखवाया जाएगा, ये मैग्नेटिक मटेरियल है चुंबकीय पदार्थ। तो देखिए 3 टाइप दिया है, 5 टाइप होता है, ठीक है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, हमको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो पहला है आपका डाईमैग्नेटिक, दूसरा है पैरामैग्नेटिक, तीसरा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो याद रखेंगे इसका जो चुंबकीय प्रबलता होता है बहुत कम होता है, ठीक है, मतलब इसमें चुंबकीय गुण लगभग ना के बराबर होता है। इसका चुंबकीय प्रबलता इससे ज्यादा होता है और इसका चुंबकीय प्रबलता सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है? अब सवाल ये है कि सर तीनों से हम कैसे समझेंगे, तो थोड़ा सा देखिए डायग्राम से। हम यहाँ पर 2 मैग्नेट रखे हैं, तो मैग्नेटिक पोल है नॉर्थ साउथ, तो कहां जाएगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये जा रहा था सीधे सीधे, लेकिन जैसे ही एक चुंबकीय पदार्थ कौन सा, तो पहला कौन लिखे हम लोग, पहला प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय बात करेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ रख दिए, इसको डाईमैग्नेटिक कहा जाता है। तब देखिए इसको देख के सब भागने लगा, ठीक है, एक ऊपर से ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, पहले सीधे जा रहा था, लेकिन जैसे ही आया तो देखिए इससे ही प्रतिकर्षित होने लगा, ठीक है, ये क्या होने लगा, प्रतिकर्षित होने लगा। इसका मतलब इसमें चुंबकीय गुण कुछ कम है, ठीक है, ये अपने अंदर से होकर नहीं जाने देता है किसी को। तो बताइए अपने अंदर से होकर नहीं जाने देगा तो इसका चुंबकशीलता ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। तो याद रखेंगे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होता है 1 से कम होता है, ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए जो अपेक्षित चुंबकशीलता होगा 1 से कम होगा, लेकिन 0 से ज्यादा होता है, क्योंकि लिखवा है ना कि सदैव धनात्मक होगा, तो माइनस में थोड़े ले लीजिएगा। तो याद रखेंगे ये 0 और 1 के बीच में लाई करता, मतलब 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। अब ये हो गया प्रति के लिए। इसका एक और डायग्राम है, इस तरीके से देखिए रखा हुआ है, तो इसको छोड़ के सब जा रहा है, इससे नहीं जा रहा है, ठीक है, इससे नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसका चुंबकशीलता ठीक नहीं है, इसका चुंबकशीलता क्या है, 1 से छोटा है वाला। अब अगला पदार्थ का नाम देखिए, इसका नाम है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या हुआ है, दिख रहा है कि ना सर ये अपने अंदर से भेज रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन अगर करना हो तो ये आपका प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, दोनों में अंतर दिख रहा है। आप कहेंगे सर इसमें तो मतलब सारा बल रेखा इसके अंदर से होके गया, तो बताइए किसका चुंबकशीलता ज्यादा है,
पारा का कि डाई का? अनुचुंबकीय कि प्रतिचुंबकीय? तो ये अनु है, प्रति है, तो अनु का। तो आप कहेंगे सर इसका चुंबकशीलता तो अच्छा है, तो ये जो अपेक्षिक चुंबकशीलता होगा ग्रेटर देन 1। क्लियर है बालक? अब हम बोल दिए कि काम कीजिए, लौह चुंबकीय ले लीजिए। लौह चुंबकीय वो क्या होगा कि अगल बगल जितना बाहर जाएगा सबको अपने अंदर से लेके जाने देता है, क्योंकि वो परमानेंट मैग्नेट होता है। ठीक है, अगर बात करें लौह का, लौह चुंबकीय पदार्थ, देखिए इसका एक डायग्राम है, ये प्रति है, ये अणु है, इसमें देखिए कुछ बाहर से भी गया है, और ये लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो आप देखेंगे सर सबसे अधिक तो इसी से जा रहा है। तो अगर आपसे कहा जाए कि प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, किसका चुंबकशीलता ज्यादा होगा? क्लियर है? तो याद रखेंगे, अगर लौह चुंबकीय के लिए अगर लिखेंगे तो लिखेंगे कि वेरी 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 ग्रेटर देन। ये ऑब्जेक्टिव है आपके एग्जाम का। तो याद रखना होगा कि प्रति चुंबकीय के लिए 0 से बड़ा, 1 से छोटा, अनुचुंबकीय के लिए 1 से बड़ा, और लौह चुंबकीय के लिए बहुत बहुत बड़ा, वेरी वेरी ग्रेटर देन होता है। नोट नंबर कितना? 2 लिखे ना अभी। नोट नंबर 3 में लिखा जाए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, देख लीजिए यहां दोनों लिख दे रहे हैं, ये क्या होगा? 1 मिनट, यहाँ गड़बड़ हो गया, लेस देन होगा ना जी। तो ध्यान देंगे 1 से छोटा, और यहाँ इसको जरूर लिखिएगा, क्योंकि 1 से छोटा में तो बहुत आदमी माइनस में भी डाल देंगे। तो याद रखिएगा माइनस में तो होता नहीं है, तो ये क्या होगा? 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, इसको लिख लीजिए। ये प्रतिचुंबकीय डाई मैग्नेटिक मेटेरियल के लिए हम लोग लिख रहे हैं। क्या हो गया जी, बोलिए क्या कह रही हूँ? हाँ ये लिखिए, सामने लिखा हुआ है, इसी को लिखना है। यही तो ऑब्जेक्टिव है आपके एग्जाम में, देखिएगा बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए यहाँ इसको 3-4 बार लिखवाएंगे। एक तो यहाँ है, जब अलग अलग पदार्थ बताएंगे वहां भी बताएंगे, क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ है। चलिए अगले नोट में लिखा जाए, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता हो गया अलग, डैश दे दीजिए, और इसको लिखना होगा अपेक्षिक चुंबकशीलता कितना होगा? ग्रेटर देन 1। हो गया। अगले नोट में लेंगे, लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए, अगले नोट में लिखा जाए लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए, लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, तो देखिए म्यू आर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, ये लास्ट वाला नीचे वाला लिखेंगे। हो गया बालक? चलिए तो हो गया, तो आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत नहीं ना है जी? चलिए आगे, तारा ढेर दिक्कत रहेला। मतलब पूछ दिए तो तारा दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत बा? तारा जाए के बेचैनी बा। संडे आराम से पढ़िए, 2 घंटा 3 घंटा आराम से पढ़ा जाए।
अब इंग्लिश मीडियम वाला का बैच बंद कर दिए तो तुरंत आंसू वाला इमोजी भेजने लगता है। 2 घंटा पढ़ा दीजिए तो देखिए आंसू क्लास में निकल जाता है। चलिए आगे हेडिंग देंगे चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राहिता। हेडिंग देंगे चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राहिता। अच्छा, एक ये वर्ड जो है एक बार पहले भी आया हुआ है, हम लोग कहाँ पढ़े थे इसको, याद है? कहाँ पढ़े? विभवमापी में पढ़े थे। वहां पे विभवमापी का सुग्राहिता आया था। एक बार फिर रिपीट हो गया बालक। देखिए इसको अगर समझना हो तो यहाँ पे कहीं दिया हुआ है, यहाँ पर बात नहीं, यही है, ठीक है। ध्यान देंगे इसी को, लास्ट बेंच क्या हो रहा है, चलो पीछे जाता 2 बेंच, जा पीछे, चलो जगह बदले जल्दी जैसे। ध्यान देंगे बालक, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी। अभी जो हम लोग लिखे थे चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राहिता, इसी को कहा जाता है। और इसका नोटेशन का एक नाम भी है जी, ठीक है। क्या नाम है हम बता दे रहे हैं। देखिए मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी, इसी को चुंबकीय सुग्राहिता कहा जाता है। सेंसिटिविटी भी कहा जाता है, लेकिन आपको ज्यादातर यही दिखेगा। और ये क्या होता है, तो ये होता है काई एम। ये जो देख रहे हैं एक्स जैसा, देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको CHI, अब चाई कहता है, बहुत आदमी चाई कह देगा, तो याद रखेंगे इसको हम लोग काई कहते हैं। और यहाँ एम भी लिखेंगे क्योंकि ये मैग्नेटिज्म के लिए। तो ये होता कितना है, तो ये होता है M/H। तो ये देखिए EM नहीं लेंगे, ये M है, अलग लिया हुआ है। हमको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमको I लेना है। ये देखिए M यूज किया है, लेकिन याद कीजिए M हम लोग किसके लिए पढ़े थे, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ का रहा मैग्नेटाइजेशन, हम लोग ऐसे नहीं लिखे, हम लोग कैसे लिखे हैं, I से, तो हम लोग I वाला अपना लिखेंगे। तो याद रखिएगा हमको यही दिखाना था, ये सिंबल, इसको हम लोग काई से पढ़ते हैं। और काईएम बराबर कितना होगा, ये होता है I/H। क्लियर है बालक? तो थोड़ा सा परिभाषित करना होगा, इसके बाद लिखेंगे इसके बारे में। इसका इंग्लिश देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी सबको मत लिख लीजिएगा, ये वाला, और लिखेंगे परिभाषा। हो गया बालक? चलिए इसको पढ़ के बताइए तो क्या लिखा हुआ है। चलो रुक जा, तू बता तो बुआ। हाँ रुक जा, थोड़ा सुनने दो, क्या लिखा हुआ पढ़िए तो। बोला बड़ा दूर जाला इंग्लिश पढ़े तो, बड़ी मेहनत करे लो। आए हाँ ठीक पढ़ा है, बैठ जाइए। आप बताइए। हाँ सही, मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी इसको कहा जाएगा, चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राहिता। लिखेंगे, लिखा जाए यह किसी पदार्थ का वह गुण है, यह किसी पदार्थ का वह गुण है, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जो चुंबकीय क्षेत्रफल में
जो चुंबकीय क्षेत्रफल में रखे जाने पर, जो चुंबकीय क्षेत्रफल में रखे जाने पर पदार्थ के चुंबकन को रखे जाने पर पदार्थ के चुंबकन को यह दर्शाता है, पदार्थ के चुंबकन को यह दर्शाता है, पदार्थ के चुंबकन को यह दर्शाता है। इसे काई द्वारा सूचित किया जाता है, इसे काई द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया बालक? कैसे सूचित कीजिएगा? ठीक, कोनो चाय कह रहा है, कोनो काई कह रहा है, कुछ बोल देगा, बता रहा। चलिए देखिए, तो यहां पर अगर हम बात करें चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राहिता, तो आपने बोला इसका जो नोटेशन है कुछ इस तरीके से है, काई एम बराबर, तो ये था, याद कीजिए, चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता, बात नहीं, और अपॉन चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या होगा? चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। तो ये बताइए कि यहां पर अगर फॉर्मूला बनाना हो तो लिख सकते हैं कि काईएम बराबर कितना, तो ये आई था ना जी, और ये था क्या? एच। क्लियर है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर है, लेकिन इस पर तीर नहीं है, ये स्केलर हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा इसका मात्रक बता दीजिए। इसका मात्रक क्या होगा? मात्रकहीन। क्यों? याद कीजिए, अभी पीछे निकाले थे तो बताया था कि दोनों का तब मात्रक सेम होता है, तो याद रखेंगे ये एक प्रकार का संख्या होगा, इसीलिए ये अदिश है। क्लियर है बालक? अब पूछा जाएगा धारणशीलता, इसका सुग्राहिता कितना है, तो 20%, 10%, 5 गुना, 4 गुना, 2 गुना, ठीक है, टाइम्स के टर्म में रहेगा, तो ये मात्रकहीन रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसका भी मात्रक एम्पियर मीटर इनवर्स 1, इसका भी मात्रक एम्पियर मीटर इनवर्स 1, दोनों कैंसिल, कितना आ जाएगा? 1। पहले आप इसको लिख लीजिए। हो गया बालक? अब इसी को कहीं कहीं एम से लिख देता है, लेकिन हम लोग कैपिटल आई से ही यूज करेंगे, क्योंकि एम से हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं किसको? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को। लिखा जाए इसके नीचे, लिखेंगे चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राहिता मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है, मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है। चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राहिता मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है। अब कैसे? देखिए, इसका भी मात्रक होता है एम्पियर मीटर इनवर्स 1, इसका भी होता है एम्पियर मीटर इनवर्स 1, दोनों कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 1। तो 1 मतलब ये क्या होगा? मात्रकहीन और विमाहीन। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। बंद किया।